हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजेंद्र कुमार मरकाम। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 3 परमाणु संरचना भाग 3, जो कि यह भाग जो है इस अध्याय का अंतिम भाग होगा, जिसके अंतर्गत आज हम परमाणु की संरचना, उसके बाद है बोर-बेरी योजना और बोर-बेरी योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों के वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे और परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान और समस्थानिक, समस्थानिकों का परमाणु भार और समभारिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप लोगों ने जो है इस अध्याय के भाग 1 और भाग 2 का वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जाकर देखिए। उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तभी आपको यह भाग 3 का वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, हम देखेंगे परमाणु की संरचना, जिसके अंतर्गत जो है परमाणु में किस प्रकार की संरचनाएँ होती हैं और कौन कौन सी इसमें कक्षाएँ पाए जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है सबसे पहले जो है परमाणु की नाभिकीय संरचना यह सिद्धांत दिया था, जिसके माध्यम से यह पता चला था कि परमाणु में एक नाभिक पाया जाता है और नाभिक के चारों ओर घूमने वाले जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनमें ऋण आवेश पाया जाता है। लेकिन जो रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिकीय मॉडल दिया था, उससे यह नहीं पता चला कि जो परमाणु कि जो कक्षाएं होती हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है, अर्थात किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में व्यवस्थित रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन में चूंकि कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है, और एक दूसरे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ऋण आवेशित होते हैं, और क्या एक दूसरे को वो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात टकराने से पहले क्या एक दूसरे को विपरीत दिशा में भेजते हैं या नहीं, और उनका वितरण इन कक्षाओं में किस प्रकार से होता है। इसका अध्ययन करने के लिए जो है नील्स बोर, किन्होंने, नील्स बोर और बरी ने, नील्स बोर और जो है बरी ने जो है इलेक्ट्रॉनों के इन कक्षाओं में वितरण के बारे में विस्तृत अध्ययन किया और इलेक्ट्रॉनों के वितरण के बारे में जो है उन्होंने स्पष्ट किया, जानकारी दिया, जिसे हम बोर-बरी योजना के नाम से भी जानते हैं। जिसके अंतर्गत हम एक परमाणु की संरचना को देखें तो उसके मध्य भाग में जो होता है नाभिक पाया जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम न्यूक्लियस भी कहते हैं, और इसके नाभिक के चारों ओर जो होता है कक्षाएं होती है, और इन्हीं कक्षाओं में जो है ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इस नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इन कक्षाओं को किस किस नाम से जाना जाता है। नाभिक के समीप, नाभिक के सबसे नज़दीक वाले कक्ष को हम के कक्ष के नाम से जानते हैं। कक्ष को हम 3 नाम से भी जानते हैं, कक्षा भी कह सकते हैं, कक्ष भी कह सकते हैं, या फिर उसको कोष के नाम से भी जान सकते हैं या कह सकते हैं। अर्थात नाभिक के सबसे समीप या नज़दीक वाले कक्ष को के कक्ष कहते हैं। उसके बाहर, के कक्ष के बाहर वाले कक्ष को हम एल कक्ष कहते हैं। एल कक्ष के बाहर वाले कक्ष को हम एम कक्ष कहते हैं और एम कक्ष के बाहर वाले कक्ष को एन कक्ष कहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है तो उधर से बाहर वाले कक्ष को ओ पी क्यू आर इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है, अर्थात इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वितरित होते हैं। चूँकि जो नाभिक के समीप वाले कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएंगे, इस कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद उसके बाहर वाले कक्ष में जाएंगे, इस कक्ष में भरने के बाद इलेक्ट्रॉन उससे बाहर वाले कक्ष में भरते जाते हैं, और इस कक्ष में भरने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहरी वाले कक्ष में, इसी प्रकार से, अर्थात नाभिक के समीप वाले कक्ष से बाहर की कक्ष की ओर इलेक्ट्रॉन क्रमशः भरते जाते हैं। अब देखते हैं कि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, जिससे कारण ये कक्ष पूरी तरह से भर जाते हैं। के कक्ष में जो है अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, के कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 1 है तो वह पर इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, पहला कक्ष था के कक्ष में ही आएगा। यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 2 है तो उसमें से, क्योंकि
परमाणु संख्या तो हम किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जितनी होती है उतनी ही संख्या कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है, यह ध्यान रखेंगे। यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में आएंगे? के कक्ष में ही आएंगे। यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन से कक्ष में आएंगे? नाभिक के समीप वाले कक्ष, जिसको के कक्ष के नाम से जानते हैं, इसमें आएंगे। और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कौन सा कक्ष में जाएगा? एल कक्ष में जाएगा। एल कक्ष में इलेक्ट्रॉन तब तक जाते हैं जब तक एल कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी नहीं हो जाती? 8 नहीं हो जाती। अर्थात एल कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कक्ष में आएंगे। 8 के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो इलेक्ट्रॉन जो होता है किस में जाएंगे? एम कक्ष में जाएंगे। एम कक्ष में तब तक इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे जब तक एम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी नहीं हो जाती? 8 नहीं हो जाती। अर्थात एम कक्ष में भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 8 होती है। उसके बाद यदि 8 इलेक्ट्रॉन एम कक्ष में भरने के बाद भी यदि इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन कौन से कक्ष में जाएंगे? एन कक्ष में भरते जाते हैं। एन कक्ष में तब तक इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे जब तक एन कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी नहीं हो जाती है? 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाती है। यदि इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद यदि इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उसके आगे की कक्षाओं में ये क्रमशः भरते जाते हैं। इसी प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप वाले अर्थात भीतरी कक्ष से होते हुए बाहरी कक्ष की ओर मतलब भरते जाते हैं। और वह इलेक्ट्रॉन, वह अंतिम, किसी परमाणु का वह अंतिम इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्ष में उपस्थित होता है उस इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन, और बाहरी किसी परमाणु के बाहरी कक्ष को हम क्या कहते हैं? संयोजी कक्ष कहते हैं। कौन सा कक्ष कहते हैं? संयोजी कक्ष, जिसमें उस परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष जिसमें उस परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसी कक्ष को हम संयोजी कक्ष, और संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा परमाणु की संरचना और परमाणु के नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाली कक्षाएं। तो आपको इस प्रकार से याद करना होगा। आपको इस जो परमाणु कक्षाओं के नाम है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो ABCD आता ही होगा। ABCD में जो है आगे के K, L, M, N ये कंटिन्यूस आते हैं। इसी प्रकार से इसके आगे की कक्षाओं का नाम भी उसी प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखते हैं बोरबरी योजना, और बोरबरी योजना के अंतर्गत परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के बारे में। जो बोरबरी योजना के अंतर्गत जो है किसी परमाणु की बाहरी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करने के लिए इन्होंने जो है एक सूत्र दिया था। वह सूत्र है, यह है 2n⁻²। इस सूत्र के माध्यम से हम इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 2n⁻², यहाँ पर n का अर्थ होता है कक्षा की या कक्षाओं की संख्या। n बराबर क्या होती है? कक्षाओं की संख्या। हम जानते हैं कि परमाणु की संरचना के मध्य में नाभिक पाया जाता है। नाभिक के बाहरी कक्ष या फिर नाभिक के समीप वाले कक्ष में जो होता है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरते हैं, उसको हम जो है पहले नंबर का कक्ष कहते हैं, जो कि के कक्ष में है। के कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद कौन से नंबर के कक्ष में जाते हैं? दूसरे नंबर के कक्ष, जो कि एल कक्ष है। उसके बाद एल कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद एम कक्ष में जाते हैं, इसलिए एम कक्ष को जो है हम तीसरे नंबर का कक्ष कहेंगे। एम कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद कौन से इलेक्ट्रॉन में कक्ष में जाएंगे? एन कक्ष में जाते हैं, अर्थात इसको हम चौथे नंबर का कक्ष कहेंगे। इसी प्रकार से जो है क्रमशः इलेक्ट्रॉन इस तरफ से मतलब अंदर वाले कक्ष से बाहर वाले कक्ष की ओर भरते जाते हैं, अर्थात जिस कक्ष में इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं उसको हम पहले नंबर का कक्ष कहते हैं। तो देखते हैं इनका नाम लेते हैं। के कक्ष जो कि पहले नंबर का कक्ष है,
L जो कि दूसरे नंबर का कक्ष है, M तीसरे नंबर का कक्ष है और N जो है चौथे नंबर का कक्ष है। ये कक्षों का नंबर है। उसे देखते हैं। अब इस सूत्र के माध्यम से इन कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे K कक्ष के लिए पहले देखते हैं। इसके लिए हम इसी सूत्र को लगाएंगे, 2n⁻2 कि 2 गुणित n मतलब कक्षाओं की संख्या, अर्थात कौन से नंबर का वह कक्ष है। हम K के लिए देख रहे हैं तो K कौन से नंबर का कक्ष है, पहले नंबर का कक्ष है, इसलिए n के स्थान पर हम कितना लिखेंगे, 1 का घात, n का घात कितना है, 2, अर्थात यहाँ पर n बराबर 1 है तो 1 का घात 2, 1 का घात 2 अर्थात 1 गुणित 2 हमको नहीं करना है, अर्थात कितना करना है, 1 गुणित 1 अर्थात 1 का गुणा 2 बार करना है। तो कितना आएगा, 2 गुणित 1 का गुणा 2 बार करोगे तो 1 एकम 1 ही आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। फिर से हम इसको गुणा करते हैं, 2 गुणित 1 तो कितना आएगा, 2 एकम 2, अर्थात K कक्ष में इस सूत्र के अनुसार K कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। उसी प्रकार से दूसरा कक्ष देखते हैं। दूसरा कक्ष का नाम है L कक्ष है, जिसमें इलेक्ट्रॉन K कक्ष में भरने के बाद इसमें L कक्ष में जाते हैं। L कक्ष के लिए इसके लिए भी सूत्र सेम रहेगा, 2n का घात 2 अर्थात तथा 2 गुणित n बराबर कितना रहेगा, 2, क्योंकि L दूसरे नंबर का कक्ष है, 2 का घात 2 अर्थात हमको यहाँ पर 2 का गुणा 2 बार करना होगा। तो देखते हैं, 2 गुणित 2 दूनी 4, 2 बार गुणा कितना आएगा, 4, तो ये हो गया 2 गुणित 4 करेंगे तो 2 4 8 या 4 दूनी 8, अर्थात L कक्ष में इलेक्ट्रॉन इस सूत्र के अनुसार कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसी प्रकार से अगला कक्ष देखते हैं। कौन सा कक्ष है अगला, M कक्ष है। इसके लिए भी सूत्र 2n का घात 2, इसमें है 2 गुणित n मतलब कक्षों की संख्या, कौन से नंबर का कक्ष है, ये तीसरे नंबर का कक्ष है, तो n के स्थान पर हम 3 लिख देंगे, 3 का घात 2, 3 का घात 2 अर्थात 3 का गुणा कितना बार होगा, 2 बार होगा। तो 2 गुणित 3 का गुणा 2 बार होगा तो 3 तिया 9, कितना होगा, 3 तिया 9 और 9 गुणित 2, 9 दूनी 18 या 2 निया 18, अर्थात इसमें इस सूत्र के अनुसार इस कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 18 आएंगे। उसके बाद अगला कक्ष देखते हैं जो कि n है। इसके लिए भी सूत्र सेम रहेगा, 2n का घात 2, तो 2 गुणित n मतलब कक्षाओं की संख्या, कौन से नंबर की कक्षा है, चौथे नंबर का कक्ष है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 का घात 2, क्योंकि सूत्र में घात 2 है तो इसका 4 का गुणा 2 बार होगा, 4 गुणित 4 2 बार, 1 और 1 2 बार होगा, है ना, 4 4 16 आएगा। तो देखते हैं 2 गुणित 16, तो 2 गुणित 16 या 16 गुणित 2 बराबर कितना आएगा, 32 आएगा, अर्थात इस सूत्र के अनुसार n कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 32 होगी। चूंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या m कक्ष में 18 और n कक्ष में 32, वो उन परमाणुओं पर लागू होता है जिनकी परमाणु संख्या सर्वाधिक अधिक होती है। यहाँ पर हम सिर्फ कितने परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे, 1 से लेकर 20 परमाणु संख्या तक के तत्वों के या परमाणुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है इस प्रकार से होगा, अर्थात K कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, L कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होंगे और M कक्ष में भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होंगे और N कक्ष में भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। बोर-बेरी सिद्धांत के अनुसार जो है किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, बाहरी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है अर्थात उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा और हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 होंगे। इन्हीं परमाणुओं के बाहरी कक्ष में जो है K कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 2 होगी, यहाँ पर 8 नहीं होगा। K कक्ष को छोड़कर बाकी जितने भी कक्ष हैं इन कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। यदि किसी परमाणु की संरचना दिया गया है, मान के चलो यहाँ परमाणु है हमारा कोई, इसका परमाणु क्रमांक मान के चलिए 5 है,
इस परमाणु के दिए गए बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं जाएंगे जब तक इसका भीतरी कक्ष इलेक्ट्रॉन से नहीं भर जाएगा। अर्थात भीतरी कक्ष अर्थात के कक्ष नहीं भर जाता। अर्थात के कक्ष में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद बचेंगे कितना 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन के कक्ष में भरने के बाद जो है 3 इलेक्ट्रॉन बाहर के जो हैं एल कक्ष में जाएंगे। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है भीतरी कक्ष से बाहर कक्ष की ओर एक क्रमानुसार भरते जाते हैं। इसी प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉनों का वितरण इन कक्षाओं में होता है। तो चलिए इसके समझने के लिए हम एक चार्ट का उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम परमाणु, उनके परमाणु क्रमांक और उसमें जो है उनका उन इलेक्ट्रॉनों का इन कक्षाओं में वितरण और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी संयोजकता के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं इन तत्वों के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉलम में लिखा हुआ पहला कॉलम में है तत्वों के नाम, यहाँ पर है उनके प्रतीक चिन्ह, यहाँ पर लिखेंगे हम इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर है कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का विन्यास, क्योंकि 4 कक्षा यहाँ लिखे हैं हम K L M N। उसके बाद है यहाँ पर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, यहाँ पर उनके संयोजी कक्ष में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन, जो कि जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या 1 होता है। हम जानते हैं कि जितनी संख्या में प्रोटॉन होंगे उतने ही संख्या में उनकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अर्थात हाइड्रोजन में का इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, हाइड्रोजन में 1 होगा। और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, क्योंकि हम जानते हैं कि नाभिक के समीप वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन पहले, उसके बाद फिर इसमें इसी प्रकार से क्रम से भरते जाता है। अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात के कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। इनमें किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, किसमें, हाइड्रोजन परमाणु में। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, इसका 1 होगा। ये कौन सा है, के कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के बाहरी कक्ष कौन सा होगा, के कक्ष ही होगा। चूँकि मैं यहाँ पर चित्र बना रहा हूँ, ये है नाभिक, ये है कक्ष। ये किसका है, हाइड्रोजन परमाणु का, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन 1 है यह पहले के कक्ष में जाएगा, के कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यही इलेक्ट्रॉन जो कि 1 ही इलेक्ट्रॉन है जो कि के कक्ष में ही भरा है, जो कि के कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अर्थात यही बाहरी कक्ष जो कि के कक्ष है, जिसमें हाइड्रोजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अर्थात इसी बाहरी कक्ष को हम क्या कहेंगे, संयोजी कक्ष कहेंगे। और इस संयोजी कक्ष में उपस्थित 1 इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और यदि इलेक्ट्रॉन एक इसी कक्ष में समाप्त हो रहे हैं तो बाहरी कक्ष को हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात जिस कक्ष में अंतिम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा उसी कक्ष तक का हमको इस प्रकार की चित्र को बनाना होगा, उसके बाद की कक्षाओं को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हाइड्रोजन का। अब देखते हैं हीलियम का। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। और के कक्ष में चूंकि हम जानते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इसमें 2 होती है। एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। एम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। एन में भी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अर्थात हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, के कक्ष में जाएंगे, एल कक्ष में नहीं जाएंगे। एल एम एन कक्ष को हीलियम के इस प्रकार के जो परमाणु संरचना है उसमें इन कक्षाओं को बनाने की ज़रूरत नहीं है। किसको बनाएंगे, सिर्फ के। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बराबर दूरी पर स्थित होते हैं, क्योंकि ये विपरीत आयन वाले होते हैं, आपस में टकराते नहीं हैं और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और ये गति करते हैं, आपस में टकराते नहीं हैं। अर्थात इन इलेक्ट्रॉनों को हम इन कक्षाओं में एक दूसरे के समान दूरी पर दर्शाना चाहिए। तो इसी प्रकार से हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 2 ही होगा। इधर जो है एल एम एन कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम उस पर उसको नहीं लिख रहे हैं। इसमें संयोजी कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि वह बाहरी कक्ष जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्योंकि हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, जिसमें जो कौन से अंतिम कक्ष में उपस्थित है, के कक्ष में उपस्थित है, जो कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। वो हो गया हमारा हीलियम परमाणु के संयोजी कक्ष में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से देखते हैं लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 3 होता है।
इसका के कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसके बाद बचा कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एल कक्ष में जाएगा। एल कक्ष में तब तक जाएंगे जब तक एल कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी नहीं हो जाती है? 8 नहीं हो जाती। 2 और 1 कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बाकी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? के कक्ष में 2 और एल कक्ष में 1। यह होगा किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? लिथियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसके संयोजी कक्ष अर्थात आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? जैसे अंतिम मैं चित्र बनाकर बता रहा हूँ आप लोग को। ये है लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 अर्थात इलेक्ट्रॉन भी इसमें 3 होंगे। जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं के कक्ष में जाते हैं। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो फिर से हमको एक चित्र मतलब कक्ष बनाना पड़ेगा जो एल कक्ष होगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। 1, 2 और 1, 3। सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्ष को संयोजी कक्ष कहते हैं। यहाँ पर संयोजी कक्ष में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? लिथियम में 1 है। अर्थात हम यहाँ पर कितने लिखेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी लिखेंगे? इस वाला को 1 लिखेंगे। अब आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 4 होता है। के कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 आता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद बचा कितना? 2, क्योंकि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं एल कक्ष में। तो 2 ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2, 2, 4 हो गया। एम कक्ष और एन कक्ष में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ 4 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 2। के कक्ष का 2 और एल कक्ष का 2 क्रम से लिखते जाते हैं। तो इसके संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, जो कि बाहरी कक्ष में है। कौन सा कक्ष में? एल कक्ष में। इसी प्रकार से देखते हैं बोरान का। बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5 होता है। अर्थात 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन के कक्ष में जाएंगे, बचे 3 इलेक्ट्रॉन जो है किस में जाएंगे? एल कक्ष में जाएंगे। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होगा तब तक इसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इसमें जो है एम और एन कक्ष में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा के कक्ष में 2 और एल कक्ष में 3। 3, 2, 5 हो गया। और बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ बाहरी कक्ष है एल कक्ष, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात इसका संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगा बोरान में। उसके बाद देखते हैं कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन आया हमारा के कक्ष में। उसके बाद जो है 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा एल कक्ष में। इस कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नहीं जाएंगे। 4 और 6 हो गया। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 4। बाहरी कक्ष में यहाँ पर है हमारा एल, जो कि संयोजी कक्ष होगा। संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो जिसकी संख्या कितनी है? 4 होगा। उसी प्रकार से अब देखते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, अर्थात इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और इसका जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। 2 गया, 7 में से 2 गया तो बचा कितना? 5। 5 इलेक्ट्रॉन पूरा यहाँ जाएगा। मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, एल कक्ष में तब तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे जब तक 8 नहीं हो जाते हैं। 5 और 2 7 हो गया। तो फिर इस कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इनमें नहीं जाएंगे। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 5। अर्थात बाहरी कक्ष एल कक्ष है और यहाँ पर जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। किसमें? नाइट्रोजन परमाणु में। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 8 होता है, अर्थात इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके के कक्ष में जाएंगे। बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कक्ष में जाएंगे? एल कक्ष में जाएंगे। 6 और 2 कितना हुआ? 8। बाकी इलेक्ट्रॉन इसमें कक्ष एम कक्ष और एन कक्ष में नहीं है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और कितना होगा? 6 होगा। तो इसका बाहरी कक्ष जो है एल कक्ष है, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। उसी प्रकार से आगे आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 9 होता है। आप लोग याद भी कर लिए होंगे। अगर परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही उनकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 9 होगी। तो के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 9 में से 2 घटा दिए तो बचा कितना? 7। 7 इलेक्ट्रॉन पूरे किस कक्ष में जाएंगे? एल कक्ष में जाएंगे। तब तक जाएंगे जब तक 8 नहीं हो जाता। 7 और 2 कितना हो गया? 9। इन कक्षों में नहीं है इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा के कक्ष में 2, एल कक्ष में 7, क्योंकि ये अंतिम कक्ष है जिसमें इसके इलेक्ट्रॉन हैं। अर्थात यहाँ संयोजी कक्ष होगा और संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसकी संख्या कितनी है? 7 है।
उसी प्रकार से नियान का देखते हैं। नियान का परमाणु क्रमांक जो कि 10 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। के कक्ष में जो कि 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और बाकी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि पूरी तरह से भर चुका है। अब बाकी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है तो इसमें नहीं जाएंगे, अर्थात संयोजी कक्ष जो कि L होगा। और इस संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होगा। ये होगा हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगा। उसी प्रकार से अगला देखते हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 11 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, 8 और 2 कितना हो गया 10, और बचा कितना 10। यहाँ पर है कुल कितने इलेक्ट्रॉन 11, और 11वां जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कक्ष में जाएगा, एम कक्ष में। एम कक्ष में जब तक इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे जब तक ये 8 इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह से भर नहीं जाता। अब इसमें किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, अर्थात संयोजी कक्ष जो है इसमें कौन होगा M, और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 1 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और M कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि N कक्ष में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको हमको दर्शाने की ज़रूरत नहीं है, और इस प्रकार के चित्र में भी उस कक्ष को बनाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं तक कक्षों का चित्र बनाना है जहाँ तक अंतिम इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक, तो संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 1 होगा। जो संयोजी कक्ष कौन सा है, M होगा, इसमें नाम है ना। अगले देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। इसके कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, उसके बाद इसमें 8 इलेक्ट्रॉन चले गए, 8 और 2 10 हो गया, बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हमारा M कक्ष में। यही अंतिम इलेक्ट्रॉन चूँकि M कक्ष में गया है, यही होगा M इसका कौन सा संयोजी कक्ष, और यहाँ संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 2, क्योंकि N कक्ष में नहीं है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। और इसी अंतिम इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना है 2 है, किसका, मैग्नीशियम का। अब देखते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। 13 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए K कक्ष में, 8 इलेक्ट्रॉन चले गए हमारे L कक्ष में, 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, और बचे कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, बाकी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन M कक्ष में है, अर्थात यही होगा हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 3। संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा कितना 3, किसके, एल्यूमिनियम के संयोजी कक्ष में उपस्थित। अब देखते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन के कक्ष में, 8 इलेक्ट्रॉन L कक्ष में, उसके बाद बचा कितना 8 और 2 10, 10 और कितना 4। कब जब तक जाएंगे यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन जब तक पूरा नहीं हो जाते। ये हो गया 2 8 10 और 4 14 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसका 2 8 और 4, क्योंकि 4 जो कि कौन से संयोजी कक्ष में है, M कक्ष में अंतिम कक्ष में है, तो ये संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना है इसका 4 है सिलिकॉन का। अब देखते हैं फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, अर्थात इसमें 15 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन K कक्ष में जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे और 5 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, अर्थात 8 2 10 और 1 15। इसमें किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और कितना होगा 5, जो कि अंतिम कक्ष में, जो कि M कक्ष है, उसमें ये 5 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 5 है। इसी प्रकार देखते हैं सल्फर। सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है 16 होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है K कक्ष में जाएंगे, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पर जाएंगे, L कक्ष में जाएंगे। उसके बाद जो बाकी बचा इलेक्ट्रॉन कितना 2 8 10 हो गया, 10 गया, तो 16 में से 10 गया तो कितना बचा 6 इलेक्ट्रॉन जो है इस कक्ष में जाएंगे। तब तक जाएंगे जब तक M कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 नहीं हो जाती। तो इसमें किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 6। M जो कि अंतिम कक्ष है, K L M जो कि अंतिम कक्ष है संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 6 होगी। उसी प्रकार से क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो होता है कितना होता है 17, अर्थात इसमें 17 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है K कक्ष में, 8 इलेक्ट्रॉन जो है किस में जाएंगे L कक्ष में, 8 और 2 कितना हो गया 10, बचा कितना 17 में से 10 गया तो 7 इलेक्ट्रॉन बचा। 7 इलेक्ट्रॉन जो है किस में जाएंगे M कक्ष में। कब तक जाएंगे जब तक इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भर नहीं जाते, अर्थात N कक्ष में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन होगा K कक्ष में 2, L कक्ष में 8
और m कक्ष में 7 होगा। n कक्ष में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात m कक्ष संयोजी कक्ष है और संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन जो जिसकी संख्या कितनी है 7 है। उसी प्रकार से अगला देखते हैं आर्गन। आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18। इसमें से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 और 2 10, 18 में से 10 गया तो बचा कितना 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। इसमें किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 और 8 होगा। संयोजी कक्ष जो कि m होगा और संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसकी संख्या कितनी है यहाँ पर 8 है, 8 होगा किसका आर्गन का, आर्गन में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होगा 19। इसमें 2 होगा, इसमें होगा 8 8 2 10 हो गया। 19 में से 10 गया तो बचा कितना 9। चूँकि हम जानते हैं m कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 8 होती है, चूँकि बचा कितना है 9 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 8 गया। 8 8 10 और 18, 19 में से 18 गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, जो कौन से कक्ष में जाएगा n कक्ष में जाएगा। अर्थात इसका संयोजी कक्ष कौन सा होगा n, और संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 8 और ये 1, यही होगा हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 1 होता है किसका पोटेशियम परमाणु के संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 1 होगी। कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो कि 20 होता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 20 ही होगी। इसके लिए जो है इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है k कक्ष में 2, उसके बाद है l कक्ष में 8 8 8 कितना हो 8 2 कितना हो गया 10 हो गया, बचा कितना 10 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो यहाँ पर गया कितना इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन गया, 8 2 10 और 8 कितना हो गया 18 हो गया। 20 में से 18 गया तो बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारा कौन से कक्ष में n कक्ष में जाते हैं। तो n कक्ष इसका संयोजी कक्ष होगा, क्योंकि इसका जो कैल्शियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है वो n कक्ष में है, अर्थात इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं 2 8 8 और कितना होगा 2, यही 2 इलेक्ट्रॉन जो कि अंतिम कक्ष में है n कक्ष में है। n कक्ष जो होगा संयोजी कक्ष होगा, और संयोजी कक्ष में उपस्थित जो 2 इलेक्ट्रॉन है यही होगा इसका कौन सा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 2 होगी। तो आज का वीडियो को जो है हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा होने के कारण मैं इसका चौथा भाग भी बनाने जा रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो या इस अध्याय के जो है सभी भागों को क्रम से देखिए, तो आपको जल्दी से अच्छे से समझ में आएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।